तो आप सबका स्वागत है क्लास 10 साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेडलाइट होता है उसमें जो रोशनी निकलती है उसे ही अग्रदीप बोला गया है। तो वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिख देना है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सामान्य आंख के लिए इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो स्पष्ट दृष्टि मतलब कि एक कोई भी चीज को पढ़ने के लिए हमें कितनी दूरी पर उसे रखेंगे, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। वी से विभवांतर और व से वोल्ट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता क्या है, दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखे। तो दृष्टि धारा का एक स्रोत का नाम होता है सूखा, सेल और लेड या बैटरी। याद रखिए कि ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर याद करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो एग्जाम में मोस्ट अहम होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 होता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, लेड एवं टीन के एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। लेड एवं टीन के एक मिश्र धातु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। जब लेड और टीन मिलता है ना, तो क्या बनाता है? सोल्डर बनाता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र मैं आपको बता दूं, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्काइन से आपको क्वेश्चन भी बनेगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, याद रखिए, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो आपको 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु का फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करना क्या है, यहाँ पे सब दिया हुआ है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु का फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे हमारा इधर अनंत हो जाता है, तो यहाँ से क्या बोला है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु का फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को रखा गया है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से बना दीजिएगा। ये फोकस से ही कटेगा, यहाँ से जाएगा और ये फोकस से कटेगा। उसके बाद एक हम वक्रता त्रिज्या से इस प्रकार से गुजारेंगे, ये भी यहाँ पे आके गिरेगा। दोनों जब मिलेगा तो आपको इस प्रकार से कर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान में आपको रख के बनाना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये संतुलित करने के लिए 5 नंबर में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कितना नंबर में? 5 नंबर में। तो आप इसको हर हाल में कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे कि Na+O2 एरो Na2O इसका संतुलित करना है। तो संतुलित करना काफी आसान है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, इसे आप जरूर देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 5 नंबर ये आसानी से दिला सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, इसे भी आप हल कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो दोनों आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिए कि ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एग्जाम ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। 5 नंबर है, नेत्र की समंजन क्षमता से
क्या अभिप्रिय है, ये क्वेश्चन आपको कर देगा या फिर आपको बोल देगा नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखना, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा। एक स्वच्छ मानव नेत्र द्वारा स्थित वस्तु अथवा निकट स्थित 25 सेंटीमीटर से कम नहीं है, वस्तु को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आपका आंसर ये भी आप लिख सकते हैं या फिर आप इसे बनाकर लिखिएगा। अभी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समयोजित करती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। आप इतना सा भी लिख सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता क्या है, उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उभयधर्मिक ऑक्साइड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आसान है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। आप एग्जाम्पल में ये सूत्र लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा Al2O3ZNO। इतना सा आपको याद कर लेना है इसके साथ, इसे आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इतना सा आपको लिख देना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों नीला होता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे आप जरूर करके ही जाना एग्जाम में। और अगर आप हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में आप साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा, उसे भी आप देख के जाना। और साथ साथ में आपको सामाजिक विज्ञान जो आपके एग्जाम होने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उसे जरूर देख के जाना और यहाँ से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है सिर्फ, और एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, तो यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया है। वायुमंडल में वायु के कण बहुत छोटे आकार के होते हैं, वे दृश्य प्रकार की तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा नीले रंग की तरंग के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जिस कारण साफ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप कर लेंगे। अब कर लेना। इसके क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखे, कहता क्या है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है। तो क्यों रखा गया, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडल की आवर्त सारणी बनाने के बाद हुई, अगर पहले हुई होती तो उसे रख देते। तो यहाँ पे क्या है, उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडल की आवर्त सारणी बनाने के बाद हुई और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए मेंडल के आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया। इतना सा आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी है, इसे आप बना लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वस्तु की ऊंचाई h हमें दे दी गई है, वस्तु से दूरी हमें दे दी गई है जिसे u बोलते हैं, माइनस 25 सेंटीमीटर। माइनस अपने से लगाना है, यू जब भी रहे तो अपने से माइनस को लगा देना है। प्रतिबिंब का आकार h2, तो लेंस सूत्र से ज्ञात करें। यहाँ पे आपको इस प्रकार से बना देना है। सबसे पहले आपको लेंस का सूत्र लिखना है, उसके बाद जैसे है उसको इस प्रकार से हल कर देना है। काफ़ी आसान है, आप सिर्फ एक बार हल करके तो देखें, काफ़ी आसान है, इसे एक बार हल कर लीजिएगा। आप चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही करके जाना है। यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। उपचयन एवं अपचयन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसे देखेंगे। उपचयन, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन या
ऑक्सीजन का संयोग या उससे हाइड्रोजन का वियोग उपचयन कहलाता है। तो आपको अपने भाषा में लिखना है। क्या लिखना है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का कमी होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग का मतलब क्या? वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन का वियोग का मतलब कमी हो रहा है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इतना सा आपको लिख देना है, काफी आसान है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी एक दे देना है। एग्जाम्पल काफी आसान है। यहाँ पे Cu और यहाँ पे O2, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, Cu और O2 को जोड़ देंगे, 2CuO हो जाएगा। ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। आप इतना सा सिर्फ कर देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब ये और एक एग्जाम्पल दे दिया है क्योंकि आपको याद रहे कि C+O2 को जोड़ देंगे तो CO2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर पहले से दिया हुआ, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का वियोग या उसमें हाइड्रोजन का संयोग अपचयन कहलाता है। तो मैं आपको अपना लैंग्वेज में बता दूं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी, वियोग का मतलब कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे में CuO प्लस H2O, CuO के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया और Cu प्लस H2O बना दिया गया। मतलब क्या? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का, यहाँ पे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे Cu का ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा ना, तो ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का संयोग का मतलब वृद्धि, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल आपको लिख देना है। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम कुल प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम हो जाए और 18/11 ओम हो जाए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर करके जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, आप आंसर देख लेंगे और ऐसे बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या है? जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? अभी हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, जो ओम का नियम है, जनरेटर है, इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, उसका आंसर भी मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे जिप्सम क्या होता है? इसके 373 ताप पर गर्म करने से क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड को जिप्सम कहते हैं। इसका सूत्र CaSO4 2 मोलिक्यूल वाटर होता है। याद रखिएगा, जिप्सम का सूत्र एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिप्सम का सूत्र MCQ में आ जाए या फिर आपको लिखने के लिए आ जाए कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा इसका जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 2 मोलिक्यूल वाटर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 3/2 अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2 मोलिक्यूल वाटर, CaSO4 हाफ मोलिक्यूल वाटर होता है। तो यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, काफी आसान है। ध्यान से आप 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है? तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका नाम क्या है। Ca का होल OH2, फिर दे दिया है Na2CO3 10 मोलिक्यूल वाटर,
NaHCO3, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखना है, इसको क्या बोलेंगे, CaOH2 को बुझा हुआ चूना बोलेंगे, याद रखिएगा। बी नंबर को देखिए, Na2CO3 10 मोलिक्यूल वाटर, धोवन सोडा, धोने का सोडा इसको बोलते हैं, धोवन सोडा। आप देखेंगे NaCO3 खाने वाला सोडा, इसको आप जरूर रट लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खाने वाला सोडा NaCO3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में आपको रखना है ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। तो चुंबक के 3 गुण को लिखिए, एग्जाम में आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है कि आपको बोल देगा चुंबक क्षेत्र रेखाओं के 5 गुणों को लिखिए। यहाँ पे 3 गुण है तो आपको 3 गुण ही लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। पहला गुण हो जाएगा चुंबक क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण, चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा देखेंगे, ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। तो ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, घनी होती है तथा मध्य में कम होती है। इतना साफ लिख दीजिए। अब देखें तीसरा नंबर में 3 आपको एग्जाम्पल देना है, अगर आपको ज्यादा नंबर का पूछता है तो 4-5 दे दीजिएगा। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप कर लेंगे। क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है, याद रखेंगे। अब देखेंगे 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लेना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखेंगे और करके दे दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, और करके भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो और करके अगर क्वेश्चन आपको दे देता है तो पहला क्वेश्चन अगर आपको आसान लग रहा है तो उसे कर लीजिएगा और वाला को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन हार्ड लग रहा है और क्वेश्चन ये अच्छा लग रहा है जो इसे आसानी से बना सकते हैं, जिसे आप कर लीजिएगा। आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 बनाने रहते हैं, और आपको 3 नंबर के भी 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आपको 6 दिए हुए रहेंगे जिसमें आपको कितने बनाने हैं? 3 या फिर 5 बनाने होंगे, याद रखिएगा। अब चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन और अतिभरण कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लघुपतन और अतिभरण। चलिए इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, अतिभरण का आंसर यहाँ पे दिया होगा। अतिभरण किसी परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का सर्वाधिक परिणाम निश्चित होता है। यदि परिपथ में प्रयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति इस समीप से बढ़ जाती है तो इसे अतिभरण कहते हैं, याद हो जाएगा। अब देखेंगे लघुपतन। लघुपतन में आपको याद रखना है, कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विध्वंतम और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपतन कहते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो इसे देख लेना। अतिभरण से बचाव के लिए सर्वाधिक सावधानियां, तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख देना है कि अतिभरण से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छी प्रतिरोधन पदार्थ से ढकी होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग घर में जो तार लगाते हैं वह अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सही से वहाँ पे जो उसका ढका हुआ रहता है उसे सही से ढकी हुई होनी चाहिए। दूसरा क्या है, विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का फ्यूज होना चाहिए। तो हम लोग के घर में भी होता है कि प्रत्येक जो रूम होता है उसके अलग अलग फ्यूज होते हैं, बल्ब के अलग अलग होते हैं, तो इसको आपको कर लेना है। विद्युत परिपथ विभिन्न वर्गों में बटे होने चाहिए और प्रत्येक साधित्र का फ्यूज होना चाहिए, इतना सा आपको कर देना है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप क्लास 10 के छात्र हैं तो आपको अगर ये क्वेश्चन हार्ड लग रही होंगी तो आपको
अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको हार्ड लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्कूलों में पढ़ चुके होंगे, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। अगर आप एक दो बार भी इस चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो देख लेते हैं, मैं अभी कुछ देर बाद इसके MCQ के साथ आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर दिया हुआ है, इथेनॉल से जब ऑक्सीजन परमाणु प्रतिक्रिया करता है तो इथेनॉल से 2 हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर जल का एक अणु बनाकर अलग हो जाता है। इससे इथेनॉल एसिटिल्डिहाइड बनता है। किसी अणु से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन कहलाता है। फिर बने हुए इथेनॉल से जब एक परमाणु ऑक्सीजन जुड़ता है तो इथेनोइक अम्ल बनता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। इसलिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल का बनना एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहलाता है। इतना सा आपको लिख देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना है। जो कम इंपॉर्टेंट है उसे आपको हो सकता है तो उसे भी कर लीजिएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रतियोगिक सत्यापन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप भी जानते होंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखेंगे, ओम का नियम पहले लिखना है आपको, उसके बाद लिखना है किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु प्रतिरोध का ताप समान रहना चाहिए। इतना सा आपको लिखना है। फिर उसके बाद सत्यापन, सर्वप्रथम दाब कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है। अमीटर ए से धारा का मान तथा वोल्टमीटर भी से विभवांतर का मान ज्ञात होता है। इसे आपको बना लेना है। इस प्रकार से बनाना है। ये हमारा एमीटर हो जाएगा, ये हमारा वोल्टमीटर हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा बैटरी हो जाएगा, ये हमारा प्लग हो जाएगा। आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा धारा और विभवांतर। इसको आप दोनों को बना लेना। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना। इसको बनाने के बाद नीचे में हो जाता है परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार दोहराया जाता है। अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगना होने पर धारा का मान भी दुगना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है। जब विभवांतर V को X अक्ष पर तथा धारा I को Y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो ओम के नियम को प्रमाणित करता है। इतना सा आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, दिए गए चित्र के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस प्रकार से एक चित्र दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आप इसके आंसर बताएं। आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हुए रहेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। हाँ, चित्र के साथ साथ ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, A B करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको नाम लिखना है। चित्र का उपयुक्त नाम दीजिए। तो चित्र का नाम क्या हो जाएगा? चित्र का नाम हो जाएगा विद्युत जनरेटर का एक चित्र था जिसे हमने अभी देखा। कैसा चित्र था? विद्युत जनरेटर का चित्र था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर B क्या कहता है, A एवं 2 के नाम लिखिए। A एवं 2 वहां पे दिया हुआ था चित्र में नाम A एवं 2, तो उसका नाम लिखना है। तो A को बोलते हैं विभक्त वलय और दूसरा को बोलते हैं ब्रूस। क्या बोलते हैं?
ब्रूस बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन सी दिया है, किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो किस तरह का ऊर्जा जो है उपकरण से निकलती है या फिर परिवर्तित की जाती है, मतलब प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इतना सा आपको लिख देना है कि एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलेंगे डी नंबर, इस उपकरण के एक उपयोग लिखिए। एक उपयोग को लिख देना है, तो इसका उपयोग लिखेंगे, इसका उपयोग एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका उपयोग एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब देखेंगे ई नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। तो आर्मेचर को परिभाषित करना है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को कई चक्करों से लपेट कर बनाई गई व्यवस्था को आर्मेचर कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि आर्मेचर को परिभाषित कीजिए, आर्मेचर कैसे बनता है। तो ये आप एग्जाम्पल में आंसर में आप लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अलग से पूछ देगा कि आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पे आंसर जो दिया हुआ है, आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को कई चक्करों से लपेट कर बनाई गई व्यवस्था को आर्मेचर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर दे दीजिएगा। आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, प्रयोग दिखाया गया है। आपको इस प्रकार से फिगर दिया हुआ रहेगा और आपको बोल देगा इसके नाम लिखे। तो यहाँ पे 1 का क्या नाम होगा, 2 का क्या नाम होगा, 3 का क्या नाम होगा, 4 का क्या नाम होगा, 5 का क्या क्या नाम होंगे। तो आपको लिख देना है, इसे बल्ब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्विच बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट का छड़ बोलेंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर में क्या है, बीकर, ये हमारा क्या है, बीकर है। 5 नंबर में क्या है, लवण, लवण का विलयन, यहाँ पे घोल है, लवण का विलयन है। अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से आपको देखना है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप इसे जरूर बना लीजिएगा। सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज नहीं है, अलग अलग चैप्टरों से लिया गया क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। तो संरचना सूत्र लिखना है, इथेनोइक अम्ल का एक संरचना सूत्र लिखना है, ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र लिखना है, ब्यूटेनॉन का एक संरचना सूत्र लिखना है, हेक्सेनॉल का एक संरचना सूत्र लिखना है, प्रोपेनॉल का एक क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो देख लेंगे कैसे कैसे बनता है। इथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद ब्रोमोपेंटेन का इस प्रकार से बनेगा। देखिए ब्रोमोपेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। कितना होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सभी में हाइड्रोजन लटका देना है और किसी एक तरफ ब्रोमीन को लटका देना, ये हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OC होता है। क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो ब्यूटेनॉन, नॉन का मतलब होता है क्या है, ब्यूटेनॉन, नॉन का मतलब ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, हर तरफ हाइड्रोजन को लटका देना है, बीच में कहीं पे 2 बॉन्ड और O डाल देना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ब्यूटेनॉन। अब देखेंगे हेक्सेनल में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाते हैं। अब नल है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हेक्सेनल। तो ये आपको यहाँ तक आपको कर लेना है, आप इसे बना सकते हैं। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, और एक रह गया, इसे भी कर लेंगे। प्रोफेनॉल का एक सूत्र बनाना है। प्रो मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और फिर नॉल मतलब होता है OH। क्या होता है OH, यहाँ पे OH को डाल देना, O और H, यहाँ पे हाइड्रोजन लटका देना है, तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से आपको देखना है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे टाइलिन एवं
एमाइलेज कहते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइलिन एवं एमाइलेज। उसके बाद दूसरा नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है हमारा कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन हमारा कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में, याद रखिएगा, डीएनए में। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो ऊर्जा के एक स्रोत का नाम हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। इतना सा आपको कर लेना है। अभी हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, उसे जरूर आपको करके ही जाना है एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ देगा भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखना। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पीय अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इतना सा आपको लिख देना है भर्जन। इसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, 2ZnS प्लस 3O2, ऊष्मा दे देना। उसके बाद 2ZnO प्लस 2SO2, इतना कर देना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये क्वेश्चन आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। निस्तापन क्या है, एक उदाहरण दे। तो निस्तापन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसे आप जरूर करके जाना, निस्तापन एग्जाम में पूछ देता है। तो कार्बोनेट अयस्क को समित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और वाष्पीय अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इतना सा आपको लिख देना है। अब चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में अंतर लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे। खनिज और अयस्क लिख देना है एक तरफ डिब्बों में, और फिर लिखना है भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा खनिज किसे कहते हैं, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। इधर अयस्क पूछ देगा, अयस्क लिख दीजिएगा, वे खनिज जिससे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आपको अयस्क बोल दे सिर्फ अयस्क, तो इतना से इतना तक लिख देना है। सिर्फ खनिज बोल दे क्वेश्चन में 2 नंबर में, तो आपको इतना से इतना तक लिख देना है। अब यहाँ पे अंतर बोला है, तो इसका अंतर में भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी नंबर दे के लिखेंगे, सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता। मतलब कि सभी खनिज जो है, खनिज से धातु का निष्कासन नहीं हो सकता है, जबकि सभी अयस्कों से धातु का निष्कासन हो सकता है। उसके बाद सभी खनिज अयस्क नहीं है, जबकि सभी अयस्क खनिज है। इतना सा आपको कर देना है। तो अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और 5 नंबर वाले, ध्यान से आपको देखना है, और 2 मिनट आपका टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद करें, मतलब कि अंतर करें। तो धातु तथा अधातु में अंतर, तो धातु अधातु में अंतर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप जरूर करेंगे। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धनात्मक मतलब कि यहाँ पे क्या प्लस आयन होता है, और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। काफ़ी आसान है कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस साइन रहता है, मतलब कि इसका आयन क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब माइनस होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन बी लिखिएगा, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलनशील घुलकर क्षार बनती है। क्या लिखिएगा, धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, Na2O को प्लस H2O से जब रिएक्शन करेंगे तो 2NaOH बन जाएगा। जबकि धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। इसको आप कर लेना। उसके बाद सी नंबर में, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसके बाद डी नंबर देखिएगा, धातुएं
क्लोरीन से अभिक्रिया कर विद्युत संयोजन क्लोराइड बनाती है, जबकि अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। और एक और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अस्थाई हाइड्राइड बनाती है, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर स्थायी हाइड्राइड बनाती है। ये क्वेश्चन दोनों ये सेम टू सेम दिख रहा है। अस्थाई हाइड्रोजन बनाती है जबकि स्थायी हाइड्रोजन बनाती है। तो इतना सा आपको कर लेना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।